हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, राजकीय मध्य महाविद्यालय में कार्यरत। तो आज जो अपन टॉपिक करेंगे वो है अमरावती कला। उत्तर मौर्य काल में 3 प्रकार की कलाओं का प्रचलन रहा था। जो महत्वपूर्ण कलाएं हैं, जो स्कूल ऑफ आर्ट्स हैं, इसमें सबसे पहला था गांधार कला, दूसरा था मथुरा कला, जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, और तीसरा है अमरावती कला। तो आप लिखो अमरावती कला के बारे में। यह कला द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व यह कला द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उत्पन्न हुई। इस कला के संरक्षक इस कला के संरक्षक सातवाहन सातवाहन वंश है ना, सातवाहन कौमा वाकाटक, ये भी वंश है, वाकाटक और इक्ष्वाकुश। इस कला के संरक्षक थे सातवाहन, वाकाटक और इक्ष्वाकुश। वकुश, इक्ष्वाकुश कह देते हैं, इक्ष्वाकुश कह देते हैं। ये एक वंश है, जैसे सातवाहन एक वंश है भारत में, दक्कन के क्षेत्र में, उसी प्रकार से इक्ष्वाकुश है और वाकाटक। तो इन वंश ने अमरावती कला को संरक्षण दिया। इस कला के प्रमुख केंद्र आज इस कला के प्रमुख केंद्र अमरावती इस कला के प्रमुख केंद्र अमरावती, वेंगी अमरावती, वेंगी एक जगह का नाम है, वेंगी, नागार्जुन कोंडा, ये भी जगह का नाम है, नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन है ना, नागार्जुन, फिर आगे लगा ना कोंड, नागार्जुन कोंड इसका सही नाम है जगह का। ये सारी आंध्र प्रदेश में है ये जगह। नागार्जुन कोंड। फिर इसके बाद लिखो, यह कला धर्मनिरपेक्ष है। यह कला धर्मनिरपेक्ष है, अतः धर्म से संबंधित विषय वस्तु नहीं देखने को मिलती है। अतः धर्म से संबंधित विषय वस्तु नहीं देखने को मिलती है। तो तीनों कलाओं में से पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष कला है अमरावती, सेकुलर, मतलब धर्म के बारे में से बात ही नहीं की गई। इसमें फूल पत्ते, महिलाओं की मूर्तियां बना रखी है, समझ गए। धर्म से संबंधित इसमें हमें कुछ देखने को नहीं मिलता, सेकुलर आर्ट है। फिर आगे लिखो, सफेद संगमरमर का इस्तेमाल इस कला में किया गया। ये जीएस के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, किस कला में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया? तो अमरावती में किया गया, गांधार में नहीं किया गया, मथुरा में नहीं किया गया। सफेद संगमरमर का इस्तेमाल, इस कला में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। इस कला में महिलाओं की शारीरिक सुंदरता, आज इस कला में महिलाओं की शारीरिक सुंदरता, उनकी प्राकृतिक दशा, उनकी प्राकृतिक दशा कौमा उनके भावमय अंग, उनके भावमय अंग आदि को दर्शाया गया है। उनके भावमय अंग आदि को दर्शाया गया है। यह प्रतिमाएं
आदम कद, आदम कद इंसान के जो कद है, लाइफ साइज, यह प्रतिमाएं आदम कद स्तर की हैं, स्तर स्तर आदम कद स्तर की हैं। फिर आगे लिखो, अमरावती में प्रसिद्ध स्तूप मिला है। अमरावती में प्रसिद्ध स्तूप मिला है। इस स्तूप में, इस स्तूप की, इस स्तूप की दीवारों पर गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को उकेरा गया है, घटनाओं को उकेरा गया है। मतलब अमरावती स्तूप में हमें गौतम बुद्ध से संबंधित अनेक प्रकार की और उसके जीवन की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे दीवार है, दीवार पे एक प्रकार से मूर्तियां बना देना, है ना, उस पे चोट कर करके पूरी मूर्ति उभारना, इस कला की मूर्तियां इस कला की मूर्तियां अत्यंत ऊर्जा को दर्शाती है। इस कला की मूर्तियां अत्यंत ऊर्जा, अत्यधिक ऊर्जा को दर्शाती है। और वे मूर्तियां उत्साह के साथ कुछ कार्य करती और वे मूर्तियां उत्साह के साथ कुछ कार्य करती नजर आती हैं। और वे मूर्तियां उत्साह के साथ कुछ कार्य करती नजर आती है। तो लोगों, इस कला में मूर्ति की टांग पतली होती है। इस कला में मूर्ति की टांग पतली होती है, स्लेंडर जिसको कहते हैं, पतली और लंबी होती है। इस कला में मूर्ति की टांग पतली और लंबी होती है। जैसे आपको पता है ना, किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, उसमें एक महिला की तस्वीर है जिसको मोनालिसा की संज्ञा दी गई, कितनी बड़ी आंख उसकी दिखाई हुई है। उस प्रकार से हर आर्ट का, हर कला का कुछ ना कुछ फीचर होता है। इसमें पतली टांगों को दिखाया गया है, लंबी टांगों को दिखाया गया है। एक कला के नमूने में लिखो, एक कला के नमूने में गौतम बुद्ध को, एक कला के नमूने में, इन वन ऑफ द सैंपल्स, एक कला के नमूने में गौतम बुद्ध को एक बड़े हाथी को वश में करते हुए दिखाया है। गौतम बुद्ध को एक बड़े हाथी को वश में करते हुए दिखाया है। तो लिखो, इस कला में हमें गैर धार्मिक, इस कला में हमें गैर धार्मिक विषय वस्तु अधिक देखने को मिलती है। इस कला में हमें गैर धार्मिक विषय वस्तु अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, गैर धार्मिक विषय वस्तु अधिक देखने को मिलती है, यानी जानवरों की मूर्तियां हमें मिलेंगी यहाँ पे, पेड़, पशु, इनकी मूर्तियां हमें देखने को मिलेगी। इस कला को अंग्रेजी में लिखो यहाँ पे, इस कला को आर्ट, ART आर्ट, इस कला को आर्ट, ART आर्ट, फिर FOR, FOR आर्ट, फॉर द, THE द,
आर्ट फॉर द सेक, SAKE, सेक, आर्ट फॉर द सेक, SAKE, सेक, फिर उसके आगे ऑफ, आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, आर्ट फॉर द सेक ऑफ OF और ART, आर्ट। तो ये क्या मैंने कहा, इस कला को आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट कहा जाता है, यानी इस कला को कला के लिए कला कहा जाता था। इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की कोशिश नहीं की गई। समझने की कोशिश करो मैं यहाँ पे क्या करूं, आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट का मतलब क्या है, कला के हिसाब से कला का निर्माण किया है। इसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी डालने की कोशिश नहीं की गई है। जैसे गांधार कला में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी, इसको अपन कह सकते हैं कि बिल्कुल सही डिटेल डालने की कोशिश की है मूर्तियों में, एक एक बाल बिल्कुल सही नजर आना चाहिए मूर्तियों में। अगर शॉल लगा रखा है गौतम बुद्ध ने मूर्ति में, उसमें फोल्ड भी नजर आने चाहिए, मांसपेशी को खिंचाव भी नजर आना चाहिए। वो गांधार कला में एक्यूरेसी है, तो उतनी एक्यूरेसी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती है। समझ गया ना, यहाँ पे आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट है, केवल कला के लिए कला का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। वैसे हड़प्पा वास्तु के बारे में कहा जाता है कि हड़प्पा वास्तु की जो कला है वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है। अगर अपन तुलना करें मेसोपोटामिया के आर्ट से, मेसोपोटामिया तत्कालीन सभ्यता थी हड़प्पा की, वो वहां ईरान इराक साइड में थी मेसोपोटामिया। तो वहां पे जो मूर्ति कला के हमें प्रमाण मिले हैं उनके अंदर एक्यूरेसी है, बहुत सुंदर बनाए गए हैं, लेकिन हड़प्पा में इतने सुंदर नहीं बनाए गए। ये इनमें कंपैरिजन आता है आपस के अंदर, ठीक है, समझ गए ना, क्रूप नजर आते हैं, फिजिकल ब्यूटी का इतना ध्यान नहीं रखा गया है। ठीक है, आगे लिखो, इस कला को इस कला को कथनात्मक कला कहते हैं। कथनात्मक, नरेटिव, कथनात्मक, कथा होती है ना, कथनात्मक कला, इस कला को कथनात्मक कला कहते हैं। इसका मतलब है नरेटिव। और इसका क्या मतलब है, मूर्तियों को इस हिसाब से बनाया गया है कि अपने आप में कहानी कहती है, अलग अलग चरण में। जैसे महाभारत रामायण से संबंधित यहाँ पे चित्र बना दो पूरे कमरे में, तो पूरी कहानी बताएगी ना, पहले क्या हुआ, हर घटना के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद अगली घटना क्या है, फिर अगली घटना क्या है। उसी प्रकार से कथनात्मक स्टाइल में यहाँ पे मूर्तियां बनाई गई। गौतम बुद्ध से संबंधित जो जीवन है उसकी अनेक घटनाओं को वर्णन किया गया मूर्ति कला के माध्यम से। समझ गए ना, इसको नरेटिव कहते हैं। कथनात्मक, कोई कहानी बता रहा है, पूरी की पूरी कहानी आपको समझ आ जाएगी, यानी हर एक मूर्ति जो आसपास है एक दूसरे से संबंधित है। फिर आगे लिखो, यह कला सिलोन, सिलोन, सीलोन, सिलोन, सिलोन क्या है कोई बता सकता है? सिलोन एक जगह का नाम है, सिलोन भारत के पास का कोई देश है सिलोन। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, श्रीलंका। सिलोन श्रीलंका का नाम था, सिलोन श्रीलंका। तो यह कला सिलोन कौमा दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में भी मिली है। यह कला सिलोन और दक्षिण पूर्व एशिया में भी मिली है, यानी इसको भारत में बना के एक्सपोर्ट किया गया इन देशों में। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत की संस्कृति है उसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया में भी हुआ, श्रीलंका में भी हुआ। किसके माध्यम से हुआ? धर्म के माध्यम से हुआ, कला के माध्यम से हुआ, गांधार कला के माध्यम से हुआ, मथुरा कला के माध्यम से हुआ, क्योंकि इसके माध्यम से भारत की संस्कृति और क्षेत्रों में पहुंची है। आगे चल के यह कला, देखो आगे चलकर यह कला पल्लव और चोल कला, आगे चल के यह कला पल्लव और चोल कला में मिश्रित हो गई। आगे चल के यह कला पल्लव, पल्लव है ना दक्षिण अफ्रीका, ये दक्षिण भारत का एक वंश है, पल्लव और चोल कला में मिश्रित हो गई, मर्ज हो गई, मिश्रित हो गई। यानी जो अमरावती स्कूल है यह कला मिश्रित हो गई पल्लव और चोल कला में आगे चल के। यानी ये तो खत्म हो गई, लेकिन जीवित किसमें रही? पल्लव और चोल कला के रूप में, उसमें सम्मिश्रित हो गई। जैसे कहा जाता है ना कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म भारत से कभी विलुप्त नहीं रहा, वो हिंदू धर्म का एक हिस्सा बन के रह गया, हिंदू धर्म में मिश्रित हो गया।
विलुप्त कभी नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से अमरावती कला कभी विलुप्त नहीं हुई, पल्लव और चोल काल की कला में मिश्रित हो गई। तो ये अपन ने 3 कला के बारे में पढ़ा है, और इसी के साथ ही हम यहाँ पे अपना डिस्कशन यहाँ समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।